एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई उम्मीद करता हूं कि आप की जो जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी है फुल लेंथ में और पूरे जोश के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो सीरीज़ या लेक्चर सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जो कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि न्यू क्रिमिनल लॉ में जिनको भी इशू हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, उसको समझते हुए आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री, कोई चार्ज नहीं है, आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ज़रूर देखिए, कमेंट ज़रूर करिए। इसमें देखिए, इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हमने लॉन्च किया था, जिसमें हमने चैप्टर 3, जो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर 3 भारतीय न्याय संहिता का जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, साधारण अपवाद की बात करता है, जो पहले इंडियन पेनल कोड में चैप्टर 4 हुआ करता था। और इस स्केलेटन एक हमने आपके सामने रखा था कि इस चैप्टर में भैया कितने सेक्शंस हैं, क्या है इसके बारे में, क्या है चैप्टर 3, क्यों क्या मतलब है उसका लेजिस्लेचर का। तो पूरी बातें हमने की थी, पूरी डिटेल में आपको यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लिंक आपको चाहिए तो आई बटन पर जरूर क्लिक करिए। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सेक्शन वाइज हर चीजें समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में तो सिर्फ हमने एक उस चैप्टर के बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस किया था आपको इस चैप्टर से। तो आज इस वीडियो में सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज आईपीसी पे ही नहीं या बीएनएस पे ही नहीं, जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज है, चाहे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, एक एक सेक्शन पे आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर एक बार जरूर मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। देखिए सेक्शन 14, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन 14 को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में सेक्शन 14 और 17 को आपके सामने रखा जाएगा। 15-16 को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि 15-16 इस सेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। जो रेलेवेंट सेक्शन है, जो संबंधित सेक्शन है, वो सेक्शन 14 और सेक्शन 17 एक साथ आपको पढ़ना है। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये अप्रोच, सच काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड व्हाइल स्टडीइंग चैप्टर 3। चैप्टर 14 में क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या आप कह लीजिए कि सेक्शन 17 और 14 को पढ़ने के लिए आपको पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो पूरा का पूरा सेक्शन 14 और 17 आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कोई अपराध आदमी करता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है, जितने भी अपराध, चाहे मर्डर कह लीजिए, रेप कह लीजिए, कल्प होमिसाइड कह लीजिए, जितने भी अपराध है, चोरी, मिसचीफ, डकैती, दंगा, बवाल, बलवा, जो भी है, इन सब अपराध को करने के पीछे इंसान का मेंसरिया होता है। गिल्टी माइंड होना जरूरी है। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो उस इंसान को ऐसा नहीं माना जाता कि उसने अपराध कारित किया है, और इस आधार पे एग्जम्प्ट वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं किसी अपराध को करने के लिए जो दो आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, एक एक्टस रिया और एक मेंस रिया, दोनों एक अपने आप में होना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि उसने अपराध किया है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर बात करें, तथ्यों की भूल की अगर हम बात करें, तो ऐसा माना जाता है, इस आधार पे जो एग्जम्पशन दिया जाता है, जो अपवाद की श्रेणी में इसको रखा जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस इंसान से तथ्यों की भूल हो गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, वो उस अपराध को कारित करने के पीछे जो मेंस रिया चाहिए होता है, वो नहीं होता उसके पीछे, क्योंकि उससे तथ्यों की गलती हुई है। तो यानी कि उसका मेंस रिया नहीं था, उस गिल्टी माइंड उसका नहीं था। तो जो उस अपराध के लिए करने के लिए गिल्टी माइंड चाहिए होता है, उस इंसान के पास नहीं था। तो ये लॉजिक है, ये एक आधार है इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर, किसी को एग्जम्प्ट कर देना, किसी को अपराध से मुक्त कर देना या अपराध से एग्जम्प्ट कर देना। दैट्स वाई एक्सेप्शन में सबसे पहला जो सेक्शन रखा गया है वो 14 रखा गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में थोड़ा सा मैं आपको और इलेबोरेट करके बताता हूँ। पहले मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट बता देता हूँ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी आप दो चीजें देखेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक ये होता है कि बंदा अपने आप को बाउंड है, कानून के द्वारा बाउंड है। वो अफसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो जिसका लीगल कंपल्जन है कि वो लीगली बाउंड है उस कार्य को करने के लिए। अब वो करने जाता है तो बाय मिस्टेक जो है, तथ्यों की गलती की वजह से वो भूल कर बैठता है और कहीं ना कहीं वो अपराध कर बैठता है। अब वो आके कहता है, साहब हमें तो ऐसे ऐसे कहा गया या ऐसे ऐसे मुझे लगा और इसलिए आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सो दैट्स व्हाई प्लीज गिव मी एग्जम्पशन। तो इस आधार पे उसको एग्जम्पशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, या अपने आप को बाउंड समझ रहा था, इसलिए उसने कारित किया वो काम, वो अपराध किया, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। जैसे अब मैं सेक्शन 14 पे आता हूँ दोबारा, सेक्शन 17 पे आता हूँ दोबारा, और आपको और सेक्शन 14 पे मैं दोबारा आता हूँ और आपको इलेबोरेट करता हूँ, जो बाउंड बाई लॉ के बारे में बताता है।
जो ये वाला हमने पढ़ा है ना, बाउंड बाय लॉ, उसके बारे में बताता है, लीगल कंपल्जन के बारे में बताता है। इसमें क्या कहता है, सेक्शन 14 में क्या कहता है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो जब ये सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उस सेक्शन में क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी चीज ऐसा अपराध नहीं होगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने किया है, और या तो इस कारण से किया है कि वो मिस्टेकनली ऐसा समझ रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ था, अपने आप को ये समझ के कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, और उसने वो कार्य कारित कर दिया है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कभी कभी सच में वो बाउंड बाय लॉ होगा और उसने किया, हालांकि वो गलत है, फिर भी वो एग्जम्पशन में आ जाएगा, उस पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं होगा। दोबारा मतलब चार्ज फ्रेम होगा, आगे चल के वो एक्ट कर दिया जाएगा। दोबारा कभी कभी गलती से उसको लगता है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, लेकिन एक्चुअली वो बाउंड बाय लॉ नहीं होता है, तो ये भी एग्जम्पशन इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो अब इसमें जब एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो एक सोल्जर होता है जो अपने सीनियर के कहने पे जो है मॉब पे गोली चलाता है। जब आप इस दो इलिस्ट्रेशन को देखेंगे, एक सोल्जर है भीड़ पे गोली चलाता है, क्यों गोली चलाता है साहब, सुपीरियर का ऑफिसर का ऑर्डर था, सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर था, वो बाउंड बाय लॉ हो गया। अब बाउंड बाय लॉ उसने गोली चलाई उस कमांड में, तो भैया उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आप देखेंगे कि एक ऑफिसर है, एक कोर्ट का ऑफिसर है, वो कोर्ट के आदेश से जाता है गिरफ्तार करने, वाई को गिरफ्तार करने जाता है, इंक्वायरी करता है और जेड को गिरफ्तार करके चला आता है। जेड को समझता है कि यही वाई है और जेड को पकड़ के लेके चला जाता है। हालांकि ये देखा जाए तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, एक पुलिस अफसर किसी जेड को पकड़ता है, जेड की चूंकि गलती कुछ नहीं है, हालांकि ये देखा जाए एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पे उस अफसर को छोड़ दिया जाएगा, उस एग्जामिनेशन नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया। क्यों? क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन वो बाउंड बाय लॉ था। बाउंड बाय लॉ इन द सेंस कि उसको लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, उसको लग रहा है मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है कि मैं कानूनन बाध्य हूं जेड को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तथ्यों का कि भैया हाँ उसने जेड को हालांकि गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, उसने वाई की जगह जेड को गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अपने आप को ये बिलीव करते हुए कि मैं बाउंड हूं, बाध्य हूं जेड को गिरफ्तार करने के, हालांकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने किया। तो यहाँ पे भी उस पुलिस अफसर को एग्जम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमेशा आप याद रखिएगा कि एक जो मैक्सिम है, बहुत ही फेमस है, इग्नोरेंशिया फेसिट डज एग्जीक्यूट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, यानी कि जो लॉ मैक्सिम है, इसका मतलब है कि तथ्यों की अगर आप इग्नोर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन विधि की जो मिस्टेक करेगा, इग्नोर करेगा, कानून को जो इग्नोर करेगा, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप ज़रूर देखिए। बाउंड बाय लॉ हो गया, मैंने आपको समझा दिया। बाउंड बाय लॉ में क्या होता है, लीगल कंपल्जन होता है। सेक्शन 14 में क्या है, लीगली कोई मतलब उसकी मजबूरी है, कानूनन वो बाध्य है, जाता है अपनी ड्यूटी करता है, उसकी वजह से उसमें कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, तो उसमें फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिफाइड लॉ में जो होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो दूसरा पार्ट होता है वो जस्टिफाइड लॉ, यानी कि सेक्शन 17 में जब आप पढ़िएगा तो सेक्शन 17 ये कहता है कि कोई भी एक्ट ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो कि जस्टिफाइड है, हालांकि वो कानूनन बाध्य नहीं था उस काम को करने के लिए, लेकिन जो भी उसने किया वो उसके लिए जस्टिफाइड था, वो सही किया अपने हिसाब से, हालांकि वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन वो जस्टिफाइड है। और वही मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यह कहता है कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की ऐसा बिलीव करते हुए कि ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, उसने वो कार्य किया, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया, तो या तो उसने सच में वो काम किया जानबूझ के, हालांकि वो जस्टिफाइड है उसका एक्ट, तब भी उसको छूट मिल जाएगा, या तो ऐसा समझते हुए कि ये जस्टिफाइड है, उसने वो कार्य कर लिया, हालांकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। दोनों पे मैं केस लॉ आपके सामने रखूंगा, उसको आप देखिएगा और बताइएगा। सेक्शन 17 जो कहता है, मैं सेक्शन 17 भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। ओवरऑल सेम सेक्शन है, लेकिन कुछ इसमें फ़र्क है। जब सेक्शन 17 पढ़िएगा, जो पहले सेक्शन 78 हुआ करता था, तो मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या है, 78 नहीं 79 हुआ करता था, 79 हुआ करता था सेक्शन 17 जो है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ सेक्शन 17 79 हुआ करता था। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदा एक्चुअली 17 जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये 14 का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे एक आदमी बाध्य नहीं है, उसको ऐसा नहीं एक कानूनन वो बाध्य था, उस पर मजबूरी थी वो काम करना क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, ऐसा कुछ नहीं। एक आदमी बस किया वो काम, उसको लगा मुझे करना चाहिए तो उसने किया, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो वो इस श्रेणी में आ जाता है, इसमें आ जाता है, सेक्शन 17 में आ जाता है।
सेक्शन 17 में आ जाता है ये, सेक्शन 17 में जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि यहाँ पे एक कार्य गुड फेथ में किया जा रहा है, और गुड फेथ में इन द सेंस कि एक केयर एंड कॉशन के साथ किया जा रहा है। अब वो अलग बात है वो चीज़ें गलत हो गई उससे, तो वो ये इंसान कहता है भैया मैं तो ये सोच के किया था लेकिन ये हो गया, तो प्लीज़ इसको अपराध की तरह ट्रीट ना किया जाए, मुझे एग्जम्पशन दे दिया जाए। जब इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ए है, जेड को देखता है कि भैया जेड जो है ए का मर्डर कर रहा होता है, और अब चूंकि अपने बेस्ट जजमेंट में, गुड फेथ में, अब वो जाता है, ए जेड के पास जाता है ना कि ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी मर्डर, तो ए को लगता है कि जेड मर्डर कर रहा है। ए जाता है, जेड को अपना सीज कर लेता है, कन्फाइन कर लेता है, पकड़ के थाने में ले जाता है। उसको लगता है मुझे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिकार देता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है जो कि एक संज्ञेय अपराध कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअली जेड एक संज्ञेय अपराध नहीं कर रहा होता है, जेड अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार रहा होता है जो कि उसका अधिकार है। तो जेड तो यहाँ कोई अपराध नहीं कर रहा है, फिर क्यों उसने अरेस्ट किया ए ने? तो इसका मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया। लेकिन नहीं, यहाँ पे ए को एग्जम्पशन मिल जाएगा क्योंकि ए ने जो कुछ भी किया ये जस्टिफाइड है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गुड फेथ में कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मेरे पास अधिकार है, तो यहां पे ए को छूट मिल जाएगा। तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, हालांकि ए बाउंड बाय लॉ नहीं था, बट वॉट एवर ए हैज डन इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये सेक्शन 17 और 14 में अंतर है। और अंदर मैं बता दूं क्या क्या अंतर होते हैं। एक अंतर बताने के बाद मैं आपके साथ केस लॉ डिस्कस करूंगा कि इसके ऊपर आपके लिए एग्जामिनेशन में क्या क्या केस आ सकते हैं। मैं पहले इसको हटा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अंतर के ऊपर बात करें तो आप 14 एक तरफ 17 लिख सकते हैं। 14 में बोल सकते हैं कि ये लीगली बाउंड या बाउंड बाय लॉ के बारे में बताता है, बाउंड बाय लॉ के बारे में बताता है। ये जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में बताता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। यहां जो बंदा है वो बाउंड था हमेशा, लॉ के द्वारा बाउंड था। यहां पे जो बंदा है वो बाउंड नहीं होगा, हमेशा बाउंड नहीं होगा, नॉट बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 17 कह सकते हैं कि 14 का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक ये भी आप बातें बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं आपके सामने, दोनों में कोई अपराध नहीं होता, चाहे 14 के तहत कोई कार्य किया गया हो चाहे 17 के तहत कोई कार्य किया हो, दोनों में अपराध नहीं होता है। उसके बाद ये तो मोटे मोटे अंतर हो गए। उसके बाद मैं आपके सामने केस लॉ रख रहा हूं। केस लॉ जो 14 का सबसे पहले इलिस्ट्रेशन मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे भी बातें हमारी हो गई हैं, इलिस्ट्रेशन भी हो गया है। और अब थोड़ा सा केस लॉ मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए साहब, दो केस लॉ हैं, एक आर वर्सेस लेविट का है जो कि 1639 का है। इसमें क्या हुआ था कि एक बंदा अपने नौकरानी के दोस्त को, फ्रेंड को मार देता है बर्गलर समझ के। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी नौकरानी से उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता है। अब बॉयफ्रेंड जब मालिक आता है तो बॉयफ्रेंड पर्दे के पीछे छुप जाता है, तो उसका पैर दिख रहा होता है। तो अब भाई मालिक को लगता है कि जैसे सैफ अली खान के केस में हुआ, तो मालिक को लगता है यार ये हमें मारने आया है या कोई बर्गलर है, गुंडा मवाली है और हमें कुछ नुकसान पहुंचाने आया। तो अब इसके दोस्त को लगता है भैया ये मुझे देख लिया है, मार देगा या कुछ ऐसे, तो दोनों में रिटेलिएट होता है। तो अल्टीमेटली इसका मर्डर हो जाता है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड कह लीजिए। तो इसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है जिसने मारा होता है लेविट के ऊपर कि भैया आपने कल्पेबल होमिसाइड किया। तो इसने यही प्ली लेता है कि जो कुछ भी मैंने किया वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। मुझे लगा भैया ये मारने आया है, मुझे क्या पता ये बॉयफ्रेंड है क्या है, और कहीं ना कहीं मैंने गुड फेथ में अपनी सुरक्षा के लिए इसको मारा है, तो प्लीज़ आप मुझे कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में आप फॉल मत करिए, मुझे एग्जम्पशन दीजिए। तो उसको सच में एग्जम्पशन मिल गया था, ऐसा नहीं माना गया था किसने कोई क्राइम किया। दूसरा जो फेमस लॉ हो जाता है, फेमस केस लॉ हो जाता है आपके लिए इस सेक्शन में, तो आप ये कह सकते हैं कि आर वर्सेस टॉल्सन का हो जाता है। तो जो बहुत ही फेमस वो भी केस है, आर वर्सेस टॉल्सन, और ये केस है आपका 1889 का। इसमें क्या हुआ था, मिसेस टॉल्सन साहिबा थी, मिस्टर टॉल्सन से शादी की हुई होती हैं। शादी की डेट जो होती है 11 सितंबर 1880, 11 सितंबर 1880 शादी की डेट हुई होती है। अब हुआ यूं कि मिसेस टॉल्सन
अब इनके मिस्टर जो टॉल्सन थे वो ड्यूटी करते थे और ऐसी जगह करते थे कि आर्मी में थे, या आप ये कह लीजिए कि वेसल पे काम करते थे अमेरिका के लिए। तो वो बेचारे इनके हस्बैंड कहीं चले गए और आए ही नहीं, ऐसा लगा कि वो छोड़ के चले गए। फिर बाद में खबर आई कि भैया मर उड़ गए हैं, ये जिंदा है ही नहीं वो। तो 10 जनवरी 1887 को मिसेस टॉल्सन जो थी, ऐसा समझ के भैया मैं विडो हूँ, उन्होंने दूसरी शादी, सेकंड मैरिज कर ली 1887 में। अब जब दूसरी शादी कर ली तो इन पे फिर वो हस्बैंड आ गए थे इनके पहले वाले, और दूसरी जब शादी की तो बकायदा दूसरे आदमी को इन्होंने बताया सब कुछ कि भैया ऐसी ऐसी बात है और मेरा बैकग्राउंड ये है और मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ, मेरा जो पहला पति था ऐसे ऐसे अभी नहीं आ रहा है, डिसाइड कर दिया है या सुनने में नहीं आ रहा उसके बारे में कुछ, तो मैं इसलिए दूसरी शादी करूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तब इनके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगा था, जब वो पति आ गया दोबारा तो बाइगेमी का चार्ज लगाया था, तो ये भी माना गया था कि ये भी जस्टिफाइड है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखो रीजनेबली इन्होंने बिलीव किया कि मैं वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज जस्टिफाइड, वो सही है। हालांकि तथ्यों की भूल हुई इनसे कि भैया वो जिंदा है, ये जिंदा था, फिर भी इसको समझा गया कि वो नहीं आएगा, ये तो भूल हुई ना, एक तथ्यों की भूल है, सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसमें कोई मेंस रिया या कोई जानबूझ के किसी ने नहीं किया है, तो ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये 17 में आ सकता है, ये एग्जाम्पल 17 में या केस लॉ 17 में आप रिफर कर सकते हैं। तो ये केस लॉ आपको दोनों में रिफर करना है। कम टू द मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में देखिए आप इतना कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको जब लीगल मैक्सिम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट है इग्नोरेंस जुरिस नॉन एग्जीक्यूशन। मिस्टेक ऑफ लॉ में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कानून नहीं जानता। एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ, एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू अबाइड द लॉ। हर इंसान से, भारत के नागरिक से, चाहे भारत का नागरिक ना हो, कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो कानून जानेगा। अगर वो बाद में कोई ऐसा अपराध कर देता हो, बाद में ये कि भैया मुझे कानून नहीं पता था, अच्छा किसी का सामान आप बिना पूछे ले लेंगे तो आप फिर कहेंगे अरे मुझे नहीं पता था कि ये चोरी कहा जाता है, तो वो गलत होगा। कानून कहता नहीं भैया, आपसे मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हुआ है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हुआ है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, आपको सज़ा मिल के ही रहेगी। इस पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या अंतर हो जाता है। देखो मान लिया एक अफसर है, एक पुलिस ऑफिसर है, ध्यान से इसको समझिएगा। एक पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने कोई बंदा अपराध कर रहा है, और ठीक है इसने इससे कॉग्निजेबल अपराध समझ के, इसको लगा यार कॉग्निजेबल अपराध कर रहा है, और इसने गिरफ्तार कर लिया उसको। तो अब जब गिरफ्तार कर लिया तो पता चला ये आदमी अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहा था, सेल्फ डिफेंस में। अब जब सेल्फ डिफेंस में मार रहा था तो इसको अधिकार है सेल्फ डिफेंस में मारने का, इसने कोई अपराध तो कर नहीं रहा था। अब जब हालांकि इसने, पुलिस ऑफिसर ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था, पुलिस ऑफिसर से मिस्टेक ऑफ एक फैक्ट हुआ, तथ्य की गलती हुई है। हालांकि वो बाउंड बाय लॉ था इसलिए उसने गिरफ्तार के लिए, इसलिए पुलिस ऑफिसर किसी, ऐसा नहीं कहा जाएगा इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया या गलत किया या अपराध कर दिया, ऐसा नहीं कहा जाएगा, इसको 14 में एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन मान लिया पुलिस ऑफिसर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं नॉन कॉग्निजेबल अपराध कर रहा है, और पुलिस ऑफिसर इसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ऑफिसर ये एग्जम्पशन, मतलब ये डिफेंस देता है कोर्ट में कि साहब मुझे लगा इसने संज्ञेय अपराध कर रहा था इसलिए मैंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इसकी ये आर्गुमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ में ये होता है, पुलिस ऑफिसर से कहा जाएगा तुम्हें को इतना नहीं पता कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है, किसमें वारंट चाहिए, किसमें वारंट नहीं चाहिए, तो आपने गलत किया, आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया एक व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया जो कि असंज्ञेय अपराध कर रहा था। असंज्ञेय अपराध करने के लिए, नॉन कॉग्निजेबल अपराध करने के लिए आपको पहले वारंट इशू करवाना चाहिए था, आपने बिना वारंट के कैसे अरेस्ट कर लिया, तो इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा। अब ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए कोई डिफेंस नहीं होता, वो अपराध की स्टडी में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, 14 और 17 में क्या अंतर है आपको बखूबी समझ में आया होगा। जरूर आप नोट्स बनाएं, और आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को जरूर चेक करिए। कमेंट भी आप मुझसे कर सकते हैं, कोई भी कमेंट है, यू आर मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।